स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का क्लास जो भी स्टार्ट होने जा रहा है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बता दिया था, जिसमें कि एक छूट गया था डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो उसमें पता नहीं चला होगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वीडियो एडिट कर दिया था, लाइट चली गई थी। तो अगर लाइट्स नहीं होंगे तो आप देखिएगा नहीं बोर्ड पर और समझोगे नहीं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके पहले मैं उसको कवर कर दूंगा जो पिछले टर्न पे थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। और मैं ऐसे तो आपसे कह नहीं सकता कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। आप देखिए आज का वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, कोई कॉमेडी वीडियो तो बनाया नहीं हूँ मैं। तो आज का वीडियो है अच्छा, बट आज का वीडियो आप लोगों के दिमाग में बहुत प्रेशर डालेगा। कोशिश कीजिएगा समझने की। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे कुछ पूछने के पहले, वीडियो है, लेक्चर है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ जो आप डाउट पूछ रहे हो ताकि मैं रुक के आपको डाउट बता दूंगा। तो ये वीडियो लेक्चर है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको कम से कम 2 बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो, अगर आप बहुत तेज हैं, आप पहली बार में समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इस वीडियो को 2 बार देखिए ताकि जो भी आपके डाउट्स मन में आ रहे हो वो आप एक बार समझ लीजिए प्रॉपरली। क्योंकि आप अगर हमसे डाउट पूछते हैं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया, फिर भी हम आपको वही चीज बोलेंगे कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए, ये चीज समझे। तो जो पिछले हेडिंग में एक चीज छूट गया था वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। ये चौथा टाइप था। मैंने 3 टाइप पढ़ाया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे बताया था, नॉन मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, बस यही था डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसमें बस एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज है कि हल्का सा आपको ये सोचना है कि यहां पर जैसे कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, सब में क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही आकर करेंगे। बट इस वाले रिएक्शन में, जिसमें हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में जाएंगे, इसमें एक ही कंपाउंड होता है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। अगर एक ही कंपाउंड का ये दोनों चीज हो, उसको हम बोलते हैं वो इस रिएक्शन के टाइप में आता है। एग्जांपल में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखिए, H2O2, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब H2O2 में देखें तो ये वाटर में बना और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अगर देखें तो देखिए ऑक्सीजन कितना होगा, ये +2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन -2। एक्स से निकाल के भी दिखा देता हूं, देखिए +1 पे 2 हाइड्रोजन प्लस x इंटू 2 ऑक्सीजन तो 2 = 0। तो क्या आ जाएगा, 2 + 2x = 0। x कितना गया, -1। तो ये 2 ऑक्सीजन मिलकर -2 दे रहा, तो एक कितना, जैसे प्लस यहाँ पे भी मैंने +2 लिखा है, तो ये नहीं समझिए कि ये एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन का लिखेंगे तो +1, एक ऑक्सीजन का लिखेंगे तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन कितना है, -2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या है, 0। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो दिख रहा है, देखिए एक -1 से -2 में गया और एक -1 से 0 में गया। तो जो -1 से -2 में गया, इसका मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। -1 से -2 में गया, यानी क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ। बट कोई -1 से 0 में गया तो क्या हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी प्लस में बढ़ा ना, -1 to 0, यानी वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही है जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको हम इस टाइप में ले लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें अगर कोई सोचेगा कि मैंने आपको जब बताया था, रूल्स बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा -2 में होता है, ठीक है। बट कुछ केसेस होते हैं जैसे पर ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे पर ऑक्साइड आया, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे ही पर ऑक्साइड आया तो पर ऑक्साइड में मैंने बताया था कि एक 2 ऑक्सीजन मिलकर -2 देते हैं। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड बताया था जिसमें -1 देते हैं। तो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो प्लीज पुरानी वीडियोस देखें या फिर रिकॉल करें जो भी आप देखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक बस छोड़ गया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि आपको ये भी पता होना चाहिए, और वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन के टाइप्स जो है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई भी क्वेश्चन रिडॉक्स का होगा तो आप सीधे रिडॉक्स बता देंगे कि हाँ रिडॉक्स है। पर ये टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम्स में कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे और लिख देंगे और बोल देंगे कि इस रिएक्शन का क्या टाइप है, और 4 ऑप्शन में दे देंगे। 4 है अपने पास, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन, फिर उसके बाद दे देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वहां पे देखना होता है कि रिएक्शन कौन से टाइप का है, तभी आपको ये इंपॉर्टेंट है और तभी आपको ये याद रखने की जरूरत है। अदरवाइज क्वेश्चन आपका रिडॉक्स में सिर्फ बैलेंसिंग पे आता है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और दिमाग लगाने वाली चीज है।
जिसमें बहुत अच्छे से सबको डाउट होगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली। तो इसलिए अगर आप नहीं समझ पाते हैं पहली बार में तो 2 बार देखिए। ऐसा नहीं सोचिए कि आप एक बार में नहीं समझ पाते आप डम है या बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। कैच कुछ लोग देर से करते हैं, उनको वैसे ही डम कहते हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है जिससे आपको ये वाली हेडिंग और अच्छे से क्लियर होगी कि कुछ कंपाउंड्स दे देंगे और बोल देंगे कि कौन कौन सा है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन, मैं बोल नहीं पाता हूं इसको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप का मैं ये बताऊं, इस टाइप के जो रिएक्शन फिजिबल है। तो देखिए ऑक्सीजन इस केस में कैसे फिजिबल था, कोई भी चीज का इस रिएक्शन में तभी जा सकता है जब उसके पास दोनों चांसेस हो। अभी एग्जांपल इसको समझा रहे हैं, समझिए। देखिए लाइक कार्बन है, कार्बन नहीं देते हैं, कुछ अच्छा एग्जांपल देते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 7, ठीक है। 7 यानी कि 1s2 2s2 2p3 437। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ऑप्शन है। या तो ये सारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का निकाल देगा, यानी ये +5 तक जा सकता है, +5 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो 2p6 हो जाएगा। तब भी क्या होगा, ये नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये हीलियम पे जाएगा, बट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2p6 कर सकता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये आपका -3 से लेके +5 तक जाता है, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस तरह सारे हैं, ठीक है। तो ये इतना नाइट्रोजन शो करता है, क्यों, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं क्यों, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन हुआ -3 to +5, ये इतना शो कर सकता है। आप सोचिए मेरे पास नाइट्रोजन आया और नाइट्रोजन आया 0 के फॉर्म में, यानी N2 है यानी 0 है, तो मैं इस पे बोल सकता हूं ना कि इसके पास कैपेबिलिटीज हैं -3 भी जाने में -5 भी जाने में, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है। तो इस टाइप में आ सकता है। पर अभी आप सोचिए मैं इस तरह दे दूं, क्वेश्चन में ये गिवन हो N2O5, N2O5 में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या आएगा +5। +5 का मतलब क्या है कि अब ये +5 से ऊपर जा ही नहीं सकता, इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। +5 से हमेशा क्या होगा, नीचे ही आएगा, +4 +3 -3 तक जा सकता है, पर क्या होगा प्लस में कभी नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि इसका N2O5 जब आएगा, जब अपने पास N2O5 आ जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन अब हो ही नहीं सकता। क्यों, +5 के ऊपर नाइट्रोजन जाता ही नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, +5 इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो वो निकाल के दे सके। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, इसका सिर्फ रिडक्शन होगा N2O5 का, क्योंकि इसका रिडक्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। अब ऐसे ही सोचो, अगर क्वेश्चन में ये दे दे NH3 यानी नाइट्रोजन -3 पे है, यानी कि इस एक्सट्रीम पे है, उस एक्सट्रीम पे जाने का मतलब क्या है कि -3 से अब नाइट्रोजन क्या -4 हो सकता है, नहीं, -3 से ऊपर लेगा 2p3 में 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर -3 से ऊपर लेगा तो भी उसका ऑक्टेट नहीं होगा, ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन अब नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो ही नहीं सकता। क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा। तो इस वाले टाइप में कभी ये भी नहीं आ सकता। पर अगर नाइट्रोजन 0 के फॉर्म में है तो यहाँ पे जो है, ठीक है, N2, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो आप समझे ना, कोई भी एटम अगर अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे है, जो पॉजिटिव या निगेटिव में शो कर सकता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे है, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ हो। जैसे कि अगर इस चीज में किसी को डाउट होगा कि -3 +5 ये सब कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं, 1-2 और एग्जांपल इस तरह दे देता हूं। वेट, लाइक आप सोचे सोडियम, ठीक है, सोडियम सबको पता है कि Na+ में जाता है, क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्या हुआ, ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा तो ये इसका ऑक्टेट नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। जितने भी लोग समझिए, सारा इलेक्ट्रॉन का जो भी खेल है वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन से है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी मेरा वीडियो है,
उसको फिर समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये सब तो ये उसको फिर से देखेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है। 3s1, अब इसके पास और भी ऑप्शन थे, देखो ये 3s1 है, इसका मतलब 3p 0 है, 3d 0 है, 4s 0 है, ठीक है। 4s नहीं आएगा थर्ड शेल तक ही। अब इसके पास सोडियम के पास क्या +1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। इसके पास दूसरा ऑप्शन भी था सोडियम के पास, ये 6 और एक 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता था, गेन। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ये आर्गॉन के कॉन्फ़िगरेशन में जाता, 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आ जाता, पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर। क्यों? क्योंकि इजी है, एक नए शेल में पूरा 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, उससे ज्यादा इजी क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, कि लॉस कर दो कोई बात नहीं हटाओ। तो ये इसके केस में एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि 1 और 7 बहुत ज्यादा अंतर है। पर नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन सेंटर पे आता है, नाइट्रोजन क्या 0 और ये -3 और +5, तो इनका मिड पॉइंट ही लगभग हो गया है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन दोनों साइड घूमता है, इसीलिए NH3 में भी एग्जिस्ट करता है, माइनस में भी और प्लस में भी। नाइट्रोजन ही है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस गेन सबकी प्रोबेबिलिटी। अब जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये सारा समझाने के बाद वो क्वेश्चन कि एनसीईआरटी बोलता है कि इस रिएक्शन का कौन कौन शो कर सकता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एंड व्हाई। तो देखो ClO-, ClO2-, ClO3- एंड लास्ट वन इज ClO4-। तो देखो ये सारा जो हमारा चारों कंपाउंड है क्लोरीन का है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन पे ही चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 10, 3s2 3p5। ओके, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि सबसे लास्ट इसके सब शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देने तक की टेंडेंसी रख सकता है कि +7 में चला जाएगा, या फिर 3p5 को एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। यानी क्लोरीन हमको कैसा दिख रहा है, अगर इसको अच्छे से देखें तो ये +7 तक जा सकता है और -1 तक, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी है और +7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की भी टेंडेंसी है। तो देखो सबसे पहला ClO- अगर निकाले तो X मान के, X प्लस -2 ऑक्सीजन का इक्वल टू नेट रिजल्टेंट क्या, -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी हम सिखा चुके हैं, इसमें निकाल दिए। नेक्स्ट वाले में हम ऐसे ही करेंगे हवा में, और आप भी समझेंगे। अगर नहीं समझ रहे तो प्रैक्टिस कीजिए। कितना गया, -2 प्लस ये कितना गया, +1, यानी इस क्लोरीन पे चार्ज कितना है, +1, ठीक है। इस क्लोरीन पे निकालते हैं, यहां से -4 आ जाएगा, उधर जाके +3, इस क्लोरीन पे +3, इसके ऊपर अगर देखें -6 और उधर जाके -1 में ऐड करेंगे तो +5, इस क्लोरीन पे देखें तो -8, उधर जाके +7। सेम इसी तरह एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन का -4, उधर जाके +3, एक ये क्लोरीन -6 होगा, उधर जाके +5, ऑक्सीजन -8 होगा, उधर जाके +7, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो सॉरी ये भी मेडिकेल। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या देखा था कि क्लोरीन मैक्सिमम कितना जा सकता है, +7 इलेक्ट्रॉन तक। तो ये देखो +1, ओके, तो इसके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये +7 तक जा सकता है और -1, यानी इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो ठीक है भाई, ये शो करेगा ये रिएक्शन। बस पूछा है कौन कौन फिजिबल है, ठीक है। इसमें +3, ये भी +7 में जा सकता है, ये -1 में, तो इसके पास भी दो केसेस है, ये भी शो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग में डू नॉट शो, तो हम बता रहे कौन कौन शो करेगा, तो उसे भी आप समझ सकते हो। +5 है, ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी लॉस कर सकता है, +7 और -1 तक जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो यस ये भी दोनों शो करेगा। लास्ट पे आए +7 है, यानी कि ये एक्सट्रीम पहुंच गया, +7 पूरा इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ +7 से -1 तक आ सकता है, यानी इसका सिर्फ क्या हो सकता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा है ये कंपाउंड शो नहीं करेगा ये रिएक्शन, क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन का उसके केस में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है।
ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो, तो हाँ यही है ClO4 माइनस, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा, पर बाकी जो दो है वो, बाकी तीन वो अच्छे से शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसके लिए। तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्या था, जिस टॉपिक पे आज पूरी बात होनी है वो है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग पे आते हैं, और आपके एनसीईआरटी में एक जगह पे टेबल अच्छे बना के ब्लू कलर में करके दिया हुआ है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि देखो अभी तक हमने ऑक्सीजन का निकाला, चाहे जिसका निकाला, सबका कैसा है, ऑक्सीजन का क्या आया -2 आ गया, सल्फर का +6 आ गया, सबका आ गया, बट फ्रैक्शनल नहीं आया। तो फ्रैक्शनल कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा सा बना के टेबल दिया है, उसको आप देखिए और समझे। उसमें एक एग्जांपल है वो मैं समझा देता हूं, उसमें 3-4 है बट मैं एक समझा देता हूं। जैसे C3O2 है, ठीक है, अब अभी अगर इस कंपाउंड में हम कार्बन का निकालें तो कार्बन का कितना आएगा, देखो 3x, ऑक्सीजन का हमेशा से श्योर है ना -2, तो कार्बन पे ही डाउट है, 3x -4, दो ऑक्सीजन मिलकर -4 = 0, x कितना के 4/3। आप देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +4/3, तो ये फ्रैक्शनल आया, इसी को एनसीईआरटी में समझाया है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के हम तुम्हें दिखा रहे हैं जो एनसीईआरटी में भी है, इसीलिए कह रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं। ये देखो, अब इसको अगर अच्छे से देखो तो क्या हो रहा है, देखो ये वाला ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाली बात थी, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा 2 बॉन्ड के थ्रू, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज है, +2, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन भी सेम इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस कार्बन पे कितना है, +2, और ये कार्बन इन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा, ये इन दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकता भाई, कार्बन 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 सेम प्रजाति, तो इलेक्ट्रॉन का कोई खींच नहीं पा, +2। अब ये 4/3 है, ये लगभग एवरेज है इन तीनों का। अगर इन तीनों कंपाउंड का हम देखें तो देखो +2 +2 0, +2 +2 +2, 2 बार +2 और एक 0, टोटल कितने हैं, 3, कितना आ गया, +4/3, यही यहां पे आया था +4/3। इसी चीज को एनसीईआरटी में इस तरह के 4-5 कंपाउंड है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आता है। तो इसमें क्यों लिखा है पैराडॉक्स, क्योंकि आपको लगेगा कि फ्रैक्शन में कार्बन +4/3 में, पर ऐसा नहीं है। जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो +4/3 आया कहां से, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका असाइनमेंट ही एक तरह से कह दीजिए कि एनसीईआरटी में पढ़िए, डाउट पूछिए, ताकि हमको बताने में भी मजा है, आप लोग कुछ करके आएंगे तो, ठीक है। अब आते हैं बैलेंसिंग पे, जिस पे बहुत देर से बात करना चाह रहे थे। ओके, तो सबसे पहला जो बैलेंसिंग का है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 2-3 मेथड है इसमें भी, और ये चैप्टर मेरा आपका देखेंगे सेकंड बुक का 11th में फर्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको पढ़ाने का सिर्फ ये मतलब है कि आज के बाद जितना भी आप रिएक्शन पढ़े, जितना भी चीजें पढ़े, तो उसमें बैलेंसिंग आपको कभी दिक्कत ना हो, कि कोई चीज कैसे बैलेंस होगा, क्या होगा, इसमें आपको कोई इश्यू ना हो। ये नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आधी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी ना, आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन सही है गलत है, इसलिए रेडॉक्स पढ़ा रहे हैं। ये थोड़े बेसिक्स, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग, या ऐसी चीजें पढ़ा दें जो पूरा बेस तैयार कर दे, ताकि आप बुक उठाओ और पढ़ो तो आपको ऐसा ना हो कि कुछ समझ में ही ना आए, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अब इसके बारे में है कि कोई भी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के स्टेप्स हैं। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कि वीडियो लंबा बनाने का तरीका ये है कि मैं ऐसा करूं, सारे स्टेप्स को यहां लिखूं कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि मैं आपको समझा देता हूं, आप क्या कीजिए, जाके बुक खोलिए, स्टेप्स पढ़िए, जो चीज मैं लिखूंगा वो एनसीईआरटी भी लिखेगा, और मैं आपको जो समझा रहा हूं वही चीज एनसीईआरटी में भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने से बना दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है, सब एनसीईआरटी ही चलेगा। तो देखिए सबसे पहला है स्टेप जो इसके एनसीईआरटी में लिखा, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। करेक्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि
क्रोमेट कोई बोल दे, डाइक्रोमेट बोल दे, पर मैग्नेट बोल दे, ये सारे कंपाउंड्स हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको 11th में ये सारे कंपाउंड्स नहीं पता होंगे, तो प्लीज आप लोग पैनिक नहीं कीजिए, आप लोग इसको समझिए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इस पे कंफर्टेबल होने लगेंगे, आपको कंपाउंड्स याद होने लगेंगे, आपको चीजें, बहुत सारी चीजें याद होने लगेंगी, तो वो इश्यू नहीं है। आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है, अभी जो चीज बताया जाए आप उसको समझिए, अच्छी तरह समझिए, और कुछ कुछ चीजें याद करते चलिए। जैसे कि आप परऑक्साइड बता दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आपको याद होना चाहिए H2O2 होता है, ठीक है। अभी जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर एग्जांपल है, तो होता है K2Cr2O7, तो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। पहली बार आपको नहीं पता पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है तो कोई बात नहीं, पर आपके 10th में 9th में हर जगह एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीजें होती हैं जिसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सब सुनते हैं, पर नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर लर्न करते चलिए ना। इससे जरूरी ये नहीं है कि आपको क्या चीज नहीं आता है, अभी सीखते चलिए, ठीक है। तो स्टेप 1 करेक्ट फॉर्मूला लिखना था। स्टेप 2 आइडेंटिफाई एटम्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय रिएक्शन बाय असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। देखो स्टेप 2 में ये है कि हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा एटम है जो ऑक्सीडेशन में गया है, और ऑक्सीडेशन में कैसे जाएगा, जब आप सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर बड़े अच्छे से लिख दोगे तो आपको दिख जाएगा ना, अगर कोई सल्फर इधर +6 में उधर जाके +4 में हो गया तो आपको दिखेगा ना कि हाँ 6 से 2 गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के रिडक्शन हुआ। तो ये चीज अभी जब एक एक क्वेश्चन लिखेंगे उस पर समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंस्टेड ऑफ जो अभी समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंक्रीज डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका रिडक्शन हुआ है, पर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ पर एटम फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल इन विच, मतलब सल्फर के जितने सारे अगर सल्फर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट हर जगह, तो हर जगह सल्फर में कितना ऑक्सीडेशन हुआ, कितना रिडक्शन, कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब जब ये चीज हो जाए, अब सब कुछ अगर वो बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको एक अच्छे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, और ये सारी बातें बताते बताते हमको रियलाइज हो रहा है सब आपके ऊपर से जा रहा होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक। तो फिर भी हम बताएंगे। स्टेप 3 बता दिए। स्टेप 4 है कि जब ये सारी चीजें हो जाए तो कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वाटर में, एसिड में, हर जगह। अगर वाटर में होता है तो आयंस आप बैलेंस करेंगे H+ और OH- से, एसिड में होगा तो H+ से, बेस में होगा तो OH- से। अभी भी आप कुछ नहीं समझे, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह पढ़ाना कि आप कुछ समझते नहीं और हम पढ़ाते जाते हैं, ओके। तो कई बार समझने के लिए थ्योरीज भी प्रॉब्लम करना होता है। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम आपका, राइट द नेट आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड। इसीलिए करेक्ट फॉर्मूला था कि आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, डाइक्रोमेट पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये होता है, और सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है। अब ये सारा चीज देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि इनका आयनिक इक्वेशन आपको लिखना है बैलेंस करके, पोटेशियम डाइक्रोमेट का और सोडियम सल्फाइड का इन एन एसिड मीडियम, एसिड सॉल्यूशन, गिविंग इन एन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन मतलब H+ आएगा, बोला ना। अगर वाटर में है तो H+ और OH- से हम बैलेंस कर सकते हैं, अगर एसिड में तो H+ होगा, क्योंकि एसिड का मतलब क्या है कि H+ उस कंपाउंड में बहुत है। बेस का मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस है, तो OH- बहुत है, तो OH- से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ये इन एसिड गिविंग क्रोमियम, ये क्रोमियम है +3 आयन सल्फेट आयन, कि अभी यहाँ पे क्रोमियम एसिड सॉल्यूशन में +3 में जा रहा है, ठीक है। और सल्फेट आयन यानी कि SO4 2- में जा रहा है। देखो इसीलिए करेक्ट फॉर्मूला था कि आपको ये दो चीज दे दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फाइड, बोला जब वो एसिड सॉल्यूशन में जा रहा है तो वो आयन बनने किसमें, क्रोमियम +3 में, वो लिखा हुआ है, और सल्फेट आयन यानी कि SO4 2-। तो स्टेप 1 अब हम लोग चल रहे हैं, जो हम आपको थ्योरीज बता रहे थे कुछ नहीं आ रहा था उसको समझने। तो स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबका स्केलेटल फॉर्म लिखना। स्केलेटल फॉर्म में होता है कि फालतू सारे आयंस को हटा देना, समझे।
तो इस जगह पे पोटेशियम का कोई मतलब नहीं, पोटेशियम और सोडियम ये क्या अल्कली मेटल से, ये प्लस माइनस में तुरंत निकल जाएंगे आयंस के फॉर्म में जाते ही किसी भी सॉल्यूशन में। तो पोटेशियम को हम हटा देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो क्या आएगा Cr2O7 2 माइनस। ये समझ में आना चाहिए, दो पोटेशियम यानी एक पोटेशियम +1 में होगा, दो पोटेशियम प्लस, यानी ये दो पोटेशियम मिलकर +2 चार्ज था, तो ये क्रोमियम पे कितना गया -2। अगर ये नहीं समझे तो लाइक ये देखो H2O, अगर इसमें से हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या होगा O2 यानी एक हाइड्रोजन +1 में था तो दो हाइड्रोजन मिलकर +2 चार्ज दे रहा था, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है मतलब क्या नेट रिजल्टेंट 0 है, तो +2 है तो ऑक्सीजन कितना होगा -2। वैसे ही क्रोमियम से ये पोटेशियम को हटा देंगे तो Cr2O7 2 माइनस। तो वाटर से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, प्लस यहां से सोडियम हटाएंगे तो SO3 2 माइनस। ठीक है, अब ये सारा चीज क्या दे रहा है हमें, एक तो क्रोमियम +3 दे रहा है और एक सल्फेट आयन दे रहा है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा यही था कि प्रॉपर्ली सब कुछ लिखना। ओके, स्टेप 2 में हमने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर सबका पता करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं, अब हम लोग तेज बच्चे हैं तो हम लोग ऐसे पता करेंगे, ये 2x हो जाएगा हवा में सब 2x, ये 7 का -14 उधर गया +12, देखो 2x 7 ऑक्सीजन मतलब -14, 2x -14 इक्वल्स टू 2 माइनस है, तो 2 माइनस उधर रहा, 14 को उधर भेजे तो 2x इज इक्वल टू 12, x आ गया +6। अगर मैं क्लास में होता तो आपके चेहरा देख के समझ जाता कि आपको नहीं आया, पर अभी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपको नहीं आया। तो देखिए 2x प्लस -2 पे 7 इक्वल्स टू -2, तो 2x -14 इक्वल्स टू -2, तो 2x कितना आ गया 12, आ गया ना माइनस जाके उधर +12, तो x कितना आ गया +6। ठीक है, तो अब मैं इस तरह निकाल के नहीं बताऊंगा क्योंकि बेहतर है ना मैं बता दूं, अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आप खुद निकालेंगे तो आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसका देखें, सल्फाइड है सोडियम सल्फाइड, तो सल्फर का कितना है -6 उधर गया +4। ठीक है, क्रोमियम ऑलरेडी +3 में, यहां पे सल्फर का देखे तो SO4 8 उधर जाएगा +6। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा था स्टेप 2 कि सबका ऑक्सीडेशन हम निकाला, ऑक्सीजन जितनी जगह पे है सब किस में है -2 में, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब इससे हमको क्या पता चला, जो क्रोमियम है +6 से उठ के +3 में गया है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि हमारा क्रोमियम क्या हुआ +6 से +3, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है डिक्रीज, पर सल्फर क्या हुआ +4 से +6, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज। अब क्या डिक्रीज इंक्रीज अब हमको पता करना है, ठीक है, और सबको बराबर करना है। तो सबसे पहली बात डिक्रीज और इंक्रीज ये दोनों चीज हमें देखना है। अभी देखो ये क्रोमियम +6 में था और ये क्रोमियम 2 है, ओके कोई और कलर यूज करते हैं, ये क्रोमियम 2 में है, ठीक है, +6 +3, तो पहले इस क्रोमियम को 2 करो, चलो पहले क्रोमियम को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्रोमियम को देखो हमने बैलेंस कर लिया, क्रोमियम को 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां क्रोमियम 2 था, तो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, समझ रहे हो। अब जब 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, अब देखो सल्फर +4 में था +6 में गया, यानी कि सल्फर का टोटल कितना चेंज आ गया है +4 से +6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर में चेंज हुआ है। हर जगह कितने इलेक्ट्रॉन में हुआ चेंज 2। अगर इसको दूसरे तरीके से भी देखें, जो बड़ा अच्छा तरीका होता है, देखो एक क्रोमियम +6 से +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देखो +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। और सल्फर में देखिए +4 से +6 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम बड़ा सिंपल तरीका बता रहे हैं जिससे कि ये सारी चीजें सोचने से ज्यादा अच्छा होता है वो। अब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन इसमें हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 किसके साथ हुआ है क्रोमियम के साथ, तो इसको आप सल्फर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ हुआ, सल्फर के साथ, तो इसको आप क्रोमियम में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखें आप 2 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई किए क्रोमियम में, हाँ क्रोमियम बैलेंस हो गया। सल्फर दोनों जगह 1 1 था, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, तो हम यहां पे 3 3 कर देना है। ठीक है, तो देखो क्रोमियम बैलेंस हो गया, सल्फर हमारा पहले से बैलेंस था, सल्फर हमारा पहले से बैलेंस था। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्रोमियम को 2 से आपने बैलेंस किया, ओके, सल्फर को आपने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया जब सल्फर दोनों साइड था। ये हम एक तरह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन आप ऐसा नहीं जानते हो अगर वो हाफ रिएक्शन नहीं है रेडॉक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस हो गया होता है। ये हम इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस कर रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर था 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, ये दोनों कैसे बैलेंस होंगे, ऐसे ही कि 3 को इधर कर दिए 2 को इधर कर दिया। और इस चीज को बड़े अच्छे से आप समझोगे दूसरे मेथड में जो हाफ रिडक्शन मेथड है। ठीक है, अभी इसको समझो, जो मैंने इसको बोला अभी इसको याद करो, मुश्किल से शायद इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्यों हुआ है। तो बस अभी इसको याद करें, आप समझे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो जिसमें लॉस हुआ है उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें गेन हुआ है उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो गेन किस में हुआ था, क्रोमियम में, तो मल्टीप्लाई किया सल्फेट में, सल्फाइड में। ठीक है, अब इसको अगर अच्छे से देखें, स्टेप 3 था हमको टोटल चार्ज काउंट करना था। प्लीज इस वाले चीज को अच्छे से समझिए जो अभी कहने जा रहे हैं। पूरा चीज किसमें, एसिड में, यानी पूरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, H+ बहुत अच्छे से होगा। अभी देखो चार्ज काउंट, सॉरी वीडियो में इश्यू आ गया था, मेरे को नहीं पता कि मेरी गूगल असिस्टेंट कैसे आ गई और वो मुझे बताने लगी कि यहां से लंका जाने का रास्ता क्या है। ठीक है, तो वो मेरे को ऐसे आवाज आई तो मैंने देखा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग कहां थे, यहाँ पे थे कि मल्टीप्लाई। अब हम काउंट करने जा रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड कितने चार्ज है और प्रोडक्ट साइड कितने चार्ज है। चार्ज के बारे में अच्छे से समझिए। देखिए इस क्रोमियम पे जो क्रोमेट आयन है टोटल चार्ज कितना, -2, -2 चार्ज, यानी ये नेट कितना चार्ज देगा, -2। पूरा मॉलिक्यूल कितना चार्ज है, -2। अब ये सल्फाइड SO3 2-, तो एक सल्फाइड कितना चार्ज दे रहा, -2 तो ये भी दे रहा, 3 मॉलिक्यूल है, यानी कि कितने ये टोटल देंगे चार्ज, -6। ठीक है, देखो एक -2 3 -6, तो रिएक्टेंट साइड अगर देखें तो टोटल हमारे चार्ज कितने आ गए, -8 टोटल चार्ज आ गया हमारे। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं, एक क्रोमियम दे रहा है +3, तो 2 क्रोमियम मिलकर कितना दिए टोटल, +6। ओके, एक सल्फेट दे रहा -2, 3 सल्फेट मिलके सॉरी -6 चार्ज दिया। अब देखो प्रोडक्ट साइड देखें तो क्रोमियम ने दिया +6 और हमारे सल्फेट ने दिया -6, तो नेट चार्ज यहां पे कितना आया, नेट चार्ज 0 दिख रहा है। तो प्रोडक्ट साइड हमारा नेट चार्ज कितना गया, 0, पर रिएक्टेंट साइड हमारा नेट चार्ज कितना, -8। रिएक्टेंट साइड -8, प्रोडक्ट साइड 0। तो अब इससे हम क्या समझेंगे, सोचो कि कोई रिएक्शन हुआ है जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सब कुछ इलेक्ट्रॉन ये सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। हुआ क्या कि रिएक्टेंट साइड में टोटल कितना, -8 चार्ज था और प्रोडक्ट साइड में 0 चार्ज हो गया। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करेंगे, अब देखो इसी के लिए क्वेश्चन में हमारा क्या था, एसिड सॉल्यूशन। अब एसिड सॉल्यूशन आते ही क्या हो जाएगा कि भाई एसिड सॉल्यूशन है, तो एसिड सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखो एसिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि पूरे सॉल्यूशन में H+ बहुत अच्छे से होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से H+ प्रेजेंट होगा। तो अगर सोचो यहाँ पे -8 चार्ज है, अगर हम यहाँ पे 8H+ जोड़ दें, यानी हर H+ 1 चार्ज के साथ आएगा, 8H+ रिएक्टेंट साइड में जोड़ दें, तो रिएक्टेंट साइड में जोड़ते ही क्या होगा, जैसे ही उसको ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे -8 चार्ज है वो +8 से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड भी 0, रिएक्टेंट साइड भी 0। देखो तो सेम रिएक्शन को हम लिखेंगे Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- प्लस
8H+ हम अपने से ऐड कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन एसिड मीडियम में है। अब यहां पे क्या होगा 2Cr3 प्लस 3 सल्फेट 2-। ठीक है, अब इसको देखो तो समझो, देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा -2, ये कितना देगा -6, -8 और +8 क्या हो गया 0, इधर क्या हो गया 0, तो 0 0। अब क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, सिवाय एक चीज के, हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन को नहीं देखा। और इसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री का मैजिक। देखो ऑक्सीजन हमने कहीं नहीं देखा, यहां पे ऑक्सीजन है 7, यहां पे ऑक्सीजन है 3 3 9, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं देखो 7 और 9 16, ठीक है 9 और 7 16। अब इधर देखो 3 4 जा 12, सिर्फ 12 है, एक तरफ 16 है एक तरफ 12 है, कितने ऑक्सीजन का गड़बड़ी हो रहा है 4, ठीक है। और हाइड्रोजन को देखें तो देखो हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो समझ रहे हो हमको 4 ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है और 8 हाइड्रोजन को, तो बड़ा अच्छा सा मॉलिक्यूल होता है H2O। जब भी आप सारा चीज बैलेंस कर लोगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लोगे, चार्ज बैलेंस कर लोगे, तो सबसे लास्ट में जब आप आयंस बैलेंस कर दोगे, जैसे H+, जो ये आयंस हमने बैलेंस किया टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बाद सीधे आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल, H2O क्या है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं लाएगा, वो सिर्फ किस लिए आता है वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। आप देखो क्यों मैजिक कह रहे हैं हम, देखो Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- प्लस 8H+ give 2Cr3 प्लस 3SO4 2-, और ये रहा हमारा मैजिक 4H2O। हमने 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया। अब तुम देखो 8 हाइड्रोजन इधर था, ओके 8 हाइड्रोजन यहां से आ गया, 4 2 8 हाइड्रोजन यहां से आ गया, यहां से आते क्या हुआ कि ओके हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो ये कितना है 7 और 3 3 9, तो 9 7 16, इधर देखो 3 4 12 ऑक्सीजन, 4 मतलब 4 ऑक्सीजन और वाटर से, और इधर से 12 4 16, ये भी, यानी कि अब क्या देखो इलेक्ट्रॉन इसमें बैलेंस हो गया, जो इस तरीके से किए थे हम, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बैलेंस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्जेस 8H+ जोड़ के हमने जोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहे थे, वो हमने वाटर से जोड़ दिया। तो अभी जो हमारा ये आया, ये हमारा क्या हुआ पूरा बैलेंस इक्वेशन, पूरा बैलेंस रिएक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख के हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद अभी देखो स्टेप में बड़ा जल्दी बताता हूं। सबसे पहले स्केलेटल फॉर्म में लिखो। अब देखो इसमें अगर कोई बोलेगा कि लाइक क्या है, तो देखो पोटेशियम और सोडियम हमने बहुत पहले से निकाल के रखा है ना, पोटेशियम सोडियम को हम दोबारा उसमें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, पर आपको सिर्फ स्केलेटल फॉर्म में ये भी आप लिख दोगे तो सही है। पोटेशियम सोडियम लगाने का कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि वो आयंस है, वो घूम रहे होंगे चारों तरफ मॉलिक्यूल में उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसको देखिए, हाँ तो अब वक्त है समराइज करने का। तो सबसे पहले स्केलेटल फॉर्म में लिखो। जब स्केलेटल फॉर्म में सारी चीजें लिख लो जो हमने लिखा था, स्केलेटल फॉर्म में लिखने के बाद तुरंत देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन आप जब जैसे ही बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद चार्जेस बैलेंस करोगे, टोटल रिएक्टेंट साइड कितने चार्ज है और टोटल प्रोडक्ट साइड कितने चार्ज है, उनको जैसे ही बैलेंस कर लोगे 8H+ जैसे ऐड करके, तो उसके बाद तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ जाओ। तो हाइड्रोजन नहीं जाते, ऑक्सीजन ही जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जाओगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड है आपका पूरा, सॉरी हेडिंग ही मैंने मिटा दी। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने का तरीका है, जो हमने बड़ा अच्छे से अभी डिस्कस किया है। और समझिए नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8.9 एनसीईआरटी में, प्रॉब्लम 8.9 ये आपका असाइनमेंट है। उसके पहले एक पैराडॉक्स जो बताए थे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का, उसको आपको निकालना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम 8.9 इसको कीजिए, और एनसीईआरटी में सॉल्यूशन मत देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, रिएक्शन लिख लीजिए। अगर स्केलेटल फॉर्म लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि मैग्नेट
पर मैग्नेट ये सब लिखा होगा। उसके बाद खुद से कीजिए, 2-3 बार गलतियां कीजिए, तो आपको समझ में आएगा चीजें हो क्या रही है, आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको समझिए, 1-2 बार और देख लीजिए वीडियो, पर समझिए मैंने वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो आपको नहीं समझ में आएगी। तो इंस्टेड ऑफ आप मुझे ये बोले कि मुझे समझ में नहीं आया, उससे बेहतर है कि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। और कोई भी इंसान, अर्जुन तो है नहीं कि उसका 100% फोकस होता है, तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीजें छोड़ दोगे। दोबारा आप देखिए, आप समझ जाएंगे सारी चीजें। मैंने एक भी चीज ऐसा नहीं सोचा जो छोड़ा है जो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा और उसका जवाब मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट होता है तो ऑब्वियसली आप मुझे जैसे ही कांटेक्ट करते हैं तो मैं बताता हूँ, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाता है। और मैं डाउट कभी नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ वीडियो एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको कीजिए, ये सारे हैं। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट जो मेथड है हाफ रिडक्शन रिएक्शन मेथड, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। और मुझे नहीं लगता कि अभी कोचिंग का कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो जो लोग सब्सक्राइब कर ले अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं कर लीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर आपका यही है। प्लीज ये वाला असाइनमेंट हमको कल तक चाहिए, 8.9 का। इस क्वेश्चन को कीजिए। थैंक यू।